नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द साइलेंट क्राई हॉरर में। आज की रात मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहानी है एक ऐसे रास्ते की जिस रास्ते से शव यात्रा निकाली जाती है। कहते हैं कि हर उस जगह, हर उस गली, हर उस मोड़ पर जहां से मृतक की अंतिम यात्रा गुजरती है, वहां की हवा बदल जाती है। लोग मानते हैं कि उस रास्ते पर आत्माएं अपना बसेरा बना लेती हैं और रात में वहां से गुजरना मौत को न्योता देने जैसा होता है। आज मेरे साथ हैं अवनीश, जिन्होंने अपने दोस्तों अभय, अमन और आदर्श के साथ इसी रास्ते से जुड़ा एक ऐसा अनुभव किया जिसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। तो आइए सुनते हैं अवनीश की जुबानी। धन्यवाद विशाल भाई। सच कहूं तो ये कहानी बताने से पहले ही मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। मैंने और मेरे दोस्तों ने वो सब अपनी आंखों से देखा है जिसे सोचकर भी किसी की रूह कांप उठे। हमारा कस्बा छोटा सा है, वहां से थोड़ा बाहर निकलो तो खेत और बंजर जमीन शुरू हो जाती है और उन्हीं खेतों के बीच से एक पुराना कच्चा रास्ता जाता है जिसे लोग मुक्ति मार्ग कहते हैं। बचपन से सुनते आए थे कि उसी रास्ते से शव यात्रा ले जाई जाती है और उसके बाद उस रास्ते पर रात में जाना मना है। पर हम चार दोस्त, मैं, अभय, अमन और आदर्श, हमें तो हमेशा से ऐसे किस्सों में दिलचस्पी रही है। हम सोचते थे कि भूत प्रेत कुछ नहीं होते, ये सब अंधविश्वास है। एक दिन शाम को हम लोग वहीं पास के तालाब पर घूमने गए थे। मौसम थोड़ा अजीब था, हवा बिल्कुल ठंडी और बेजान। अचानक अभय ने कहा, चलो आज उसी शव यात्रा वाले रास्ते पर चलते हैं, देखते हैं क्या सच में कुछ है वहां। पहले तो हमने मजाक में बात टाली, लेकिन पता नहीं क्यों उस दिन हम सबको ये चुनौती स्वीकार करनी पड़ी। हमने तय किया रात के ठीक 12 बजे हम चारों उस रास्ते से होकर गुजरेंगे। रात आई, पूरा कस्बा सो चुका था। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आती और कभी कभी सन्नाटे को चीरती हुई हवा की सरसराहट। हम चारों हाथ में टॉर्च लिए उस रास्ते पर निकल पड़े। रास्ते की शुरुआत में ही अजीब सी गंध आती थी, जैसे अगरबत्ती और मिट्टी मिली हुई हो। वही गंध जो अक्सर शमशान घाट पर आती है। मेरे कदम भारी हो रहे थे, लेकिन दोस्तों के सामने डर दिखाना मुझसे नहीं हो रहा था। जैसे जैसे हम आगे बढ़े, रास्ता और संकरा होता गया। दोनों तरफ जंगली झाड़ियां और कंटीली बेलें। टॉर्च की रोशनी पड़ते ही लगता जैसे कोई आकृति अचानक हिली हो और फिर गायब हो गई। आदर्श अचानक रुक गया। उसने कांपती आवाज में कहा, अवनीश, तुमने सुना? कोई रो रहा है। हम सब चुप हो गए, चारों तरफ कान लगाए खड़े थे। और हाँ, वो आवाज साफ सुनाई दे रही थी, जैसे कोई औरत धीमे धीमे सिसक रही हो। हमें लगा शायद किसी का घर होगा पास में, लेकिन वहां तो सिर्फ खाली खेत थे और वो रास्ता। अभय हिम्मत दिखाने की कोशिश करते हुए बोला, ये सब हमारा वहम है, चलो आगे बढ़ो। लेकिन जैसे ही हम 2 कदम आगे बढ़े, उस सिसकने की आवाज बदल गई। अब वो रोने की जगह हंसी में बदल चुकी थी। एक ऐसी हंसी जिसमें दर्द भी था और पागलपन भी। मैंने टॉर्च उस दिशा में डाली जहां से आवाज आ रही थी, लेकिन वहां सिर्फ एक सूखा हुआ नीम का पेड़ खड़ा था। उसकी टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं ऐसे हिल रही थीं जैसे किसी ने उन्हें जानबूझकर हिलाया हो। आदर्श अचानक चिल्ला पड़ा, वो देखो, पेड़ के नीचे कोई खड़ा है। हम सबकी नजरें उधर गईं और हां, हमें साफ दिखाई दिया एक सफेद कपड़े में लिपटी परछाई बिल्कुल स्थिर खड़ी, जैसे हमें ही देख रही हो। मेरे हाथ से टॉर्च लगभग गिरने वाली थी। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि कानों में धमक सुनाई दे रही थी। अभय ने गुस्से में कहा, कौन है वहां? सामने आओ। लेकिन वो परछाई धीरे धीरे पीछे हटने लगी और देखते ही देखते पेड़ के पीछे गायब हो गई। हम सब हैरान होकर वहीं खड़े थे। हमारे दिमाग में एक ही सवाल गूंज रहा था कि क्या ये सच था या हमारी आंखों का धोखा। लेकिन अगले ही पल हमारी रूह कांप गई। पेड़ के पीछे से एक साथ 4 और परछाइयां निकली, सभी सफेद कपड़ों में, सभी के चेहरे ढके हुए और सभी हमारी तरफ बढ़ रही थीं। तो दोस्तों, यही था अवनीश और उसके दोस्तों का सफर, उस भयावह रास्ते की शुरुआत।
लेकिन असली डर, असली रहस्य तो अभी बाकी है। आखिर वो परछाइयां कौन थीं? क्या सच में शव यात्रा का रास्ता आत्माओं का बसेरा बन चुका है? इसका जवाब मिलेगा अगले हिस्से में। वो 4 सफेद परछाइयां जैसे जैसे हमारी तरफ बढ़ रही थीं, वैसे वैसे हमारी सांसें तेज होती जा रही थीं। हम सब जड़ हो चुके थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे पैरों में किसी ने सीसा भर दिया हो। भागना चाहता था लेकिन हिल भी नहीं पा रहा था। अभय ने हिम्मत करके धीरे से कहा, ये इंसान है, कोई हमें डराने की कोशिश कर रहा है। उसकी आवाज में भरोसा कम और डर ज्यादा था। अमन ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, अगर इंसान होते तो अब तक कुछ बोलते, ये चुप क्यों हैं? उन परछाइयों के कदमों की आहट मिट्टी पर साफ सुनाई दे रही थी। हर कदम भारी और धीमे, जैसे किसी का बोझ उठाए हों। हमारे सामने का रास्ता छोटा होता जा रहा था और वो चारों आकृतियां अब हमसे सिर्फ कुछ गज की दूरी पर थीं। मैंने टॉर्च की रोशनी सीधे उनकी तरफ फेंकी। रोशनी पड़ते ही ऐसा लगा जैसे उनके शरीर वहां हैं, लेकिन चेहरा बिल्कुल धुंधला, धुएं सा। सिर्फ सफेद कपड़ों में लिपटे इंसानी आकार, और उनमें से एक की चाल बाकियों से अजीब थी, जैसे वो लंगड़ा कर चल रहा हो। आदर्श की हालत सबसे ज्यादा खराब थी। वो बुदबुदाने लगा, ये वही हैं जिन्हें इस रास्ते से ले जाया गया होगा। ये मुक्ति नहीं पाए, ये फंस गए हैं यहां। उसकी आंखों में पागलपन झलक रहा था। हम सब ने उसे चुप कराया, लेकिन सच्चाई ये थी कि हम सब वही सोच रहे थे। हमने धीरे धीरे पीछे हटना शुरू किया। सोचा था लौट चलें, लेकिन तभी हमारे पीछे से भी किसी के चलने की आहट आई। हमने पलटकर देखा और सीधा खून जम गया। वहां कोई इंसान नहीं था, लेकिन मिट्टी पर गहरे पैरों के निशान बन रहे थे, जैसे कोई अदृश्य चीज हमारे पीछे पीछे चल रही हो, और वो निशान धीरे धीरे हमारी तरफ आ रहे थे। अब हम बीच में फंस चुके थे। सामने सफेद परछाइयां, पीछे अदृश्य कदम। अभय ने अचानक चिल्लाकर कहा, दौड़ो! और हम सब पागलों की तरह भागने लगे। टॉर्च कभी जमीन पर गिरती, कभी झाड़ियों से टकराती, लेकिन हम बिना रुके दौड़े जा रहे थे। लेकिन वो रास्ता सीधा नहीं था। बीच बीच में छोटे छोटे मोड़ थे। हम जैसे ही एक मोड़ पर पहुंचे, हमें साफ दिखा वही परछाइयां फिर हमारे सामने आ गईं, जैसे उन्होंने हमें पहले ही घेर रखा हो। मैंने टॉर्च नीचे डाली और देखा कि रास्ते पर कुछ बिखरा पड़ा है। ये फूलों की माला थी, वही जो शव यात्रा के दौरान शव पर चढ़ाई जाती है, और उसके पास एक जली हुई अगरबत्ती अब भी सुलग रही थी। अमन की सांसें अटक गईं। उसने कांपते हुए कहा, ये अभी अभी किसी शव यात्रा का सामान है, ये तो ताजा है। उसकी आंखें फटी रह गईं। लेकिन गांव में तो आज किसी की मौत की खबर नहीं थी। ये सुनकर हमारी रूह कांप गई। अगर कोई शव यात्रा आज ही गुजरी थी, तो गांव में किसी को पता क्यों नहीं चला? या फिर क्या ये असली शव यात्रा भी थी या कुछ और? इसी उलझन में हम खड़े थे कि अचानक हवा का झोंका आया और वो माला हमारे पैरों से लिपट गई। उसी पल आदर्श जोर से चीखा और बोला, किसी ने मेरा कंधा पकड़ा है। हमने देखा और साफ देखा कि उसके कंधे पर एक काला जला हुआ हाथ रखा हुआ था, लेकिन वहां कोई इंसान नहीं था, सिर्फ वो हाथ जो धीरे धीरे उसकी गर्दन की तरफ बढ़ रहा था। आदर्श चीखता हुआ भागने लगा। हम सब उसके पीछे दौड़े, लेकिन जितना तेज हम भागते, उतनी ही तेजी से वो रास्ता लंबा होता जा रहा था, जैसे ये रास्ता खत्म ही नहीं होगा। कुछ देर बाद हमें एक टूटी हुई चबूतरे जैसी जगह दिखी। हम सब वहीं रुक गए, हांफते हुए। आदर्श जमीन पर गिर चुका था। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। वो कुछ बुदबुदा रहा था, वो मुझे ले जाएंगे, वो मुझे छोड़ेंगे नहीं। हमने उसे पानी पिलाने की कोशिश की, लेकिन तभी मेरी नजर चबूतरे पर गई। वहां किसी ने लाल रंग से कुछ लिखा हुआ था। धीरे धीरे मैंने पढ़ा, जो इस रास्ते पर आएगा, उसकी अगली यात्रा शव यात्रा होगी।